सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्सनल फाइनेंस में जो होती है इज डिफाइनिंग योर गोल्स एंड चूजिंग अ राइट एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन का मतलब having a right combination of risky assets, which is like equity mutual fund, safe assets, which is like fixed income, little bit of gold and little bit of cash in your portfolio. Having a combination of it is called as asset allocation. Having right defined goals and having a right asset allocation, अगर ये दो चीज अगर आप perfectly कर लो, आप अपना personal finance ठीक से manage कर पाओगे. To explain this with examples, let's take a hypothetical example of a person called as राजेश. राजेश 25 साल का है, अभी उसकी पढ़ाई खत्म हुई है and he's got his first job. इसकी फर्स्ट जॉब में उसकी सैलरी है 30,000 रुपये. उसके महीने के खर्चे होते हैं अराउंड 10,000 रुपये. एंड द फर्स्ट थिंग विच राजेश शुड डू बिफोर इन्वेस्टिंग, लोग इन्वेस्ट बिना सोचे समझे कर देते हैं. राजेश शुड सिट डाउन एंड डिफाइन हिज गोल्स. और जब आप गोल्स डिफाइन करते हो, विजुअल थिंकिंग नहीं करनी कि मुझे दुनिया घूमने जाना है. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि क्या गोल है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी और कब अचीव करने हैं. तो राजेश अपने गोल्स डिफाइन कर रहा है. उसका शॉर्ट टर्म गोल है कि वो थोड़ा घूमना चाहता है, बिकॉज जॉब लगी है, उसकी घूमने की तमन्ना है दोस्तों के साथ. सो ही वांट्स टू गो फॉर एटलीस्ट 2 वेकेशंस इन अ ईयर. उन 2 वेकेशंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली उसे 50 से 60,000 रुपये लगेंगे. सो ही इज डिफाइंड अ शॉर्ट टर्म गोल. राजेश का मीडियम टर्म गोल है कि आफ्टर 3 years ही वांट्स टू गेट मैरिड. और उसे पता है कि मुझे अराउंड 3 लाख रुपए की जरूरत लगेगी फॉर माई मैरिज. सो फॉर ए शॉर्ट टर्म गोल, राजेश कैन डू एन SIP इन अ डेट फंड, नॉट एन इक्विटी फंड बट अ डेट फंड. वाई डेट फंड? बिकॉज ये पैसा सेफ होना चाहिए. वो अपना इक्विटी में डालेगा और पैसा मार्केट करेक्ट हो गई तो उसके गोल डिसरप्ट हो जाएंगे. इट हैज टू बी वेरी वेरी सेफ डेट फंड. जो उसको 3 साल के बाद पैसे की जरूरत है, वो पैसा भी सेफ होना चाहिए. 3 साल के बाद अगर वो पैसा इक्विटी में डालता है और अगर मार्केट करेक्ट हो जाती है, वो अपनी फैमिली को ये नहीं कह सकता कि मैंने पैसा रिस्क में डाला था, इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला था, मेरे पैसे नहीं बने या करेक्ट हो गए और मेरे को शादी पोस्टपोन करनी पड़ रही है. सो दैट मनी आइडली शुड बी इनटू सेफ डेट फंड्स. सो विद दिस ही कैन प्लान इट प्रॉपर्ली, सेव इन अ लॉजिकल फैशन एंड अचीव हिज गोल्स. अब राजेश ने अपने फर्स्ट सेट ऑफ गोल्स तो अचीव कर लिए. ही इज जस्ट गॉट मैरिड, ही इज अराउंड 30 years old, and now Rajesh is planning his second set of goals. Now Rajesh और उसकी वाइफ both are doing very well in life. उन दोनों की लाइफ में प्रमोशन हो गई है, सैलरी अच्छा कमा रहे हैं. राजेश अभी 1 लाख रुपए कमाता है, उसकी वाइफ भी अप्रॉक्सीमेटली उतना अमाउंट सैलरी कमाती है. अब राजेश अपने गोल्स फिर रिविजिट करता है, फिर डिफाइन करता है कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है. उसके शॉर्ट टर्म गोल्स ये हैं कि मुझे वेकेशन पे जाना है हर साल. उसका मीडियम टर्म गोल है कि मुझे 4-5 साल बाद एक गाड़ी खरीदनी है और मे बी 6-7 साल के बाद मुझे एक घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसे की जरूरत है. और लॉन्ग टर्म गोल है उसका रिटायरमेंट और उनके बच्चों की हायर एजुकेशन. सबसे अच्छी बात है, राजेश इज थिंकिंग वेरी लॉन्ग टर्म, विच इज उनके बच्चों की एजुकेशन एंड रिटायरमेंट. अक्सर देखा गया है लोग अपने रिटायरमेंट के बारे में 50-45 बहुत लेट सोचते हैं. इट्स गुड राजेश इज थिंकिंग वेरी अर्ली, बिकॉज उसको अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ने के लिए 20, 25, 30 साल मिल जाएंगे. एंड वी ऑल नो जितना लंबे दौर के लिए इन्वेस्ट करो उतना वेल्थ क्रिएट होता है. सो फॉर हिज लॉन्ग टर्म गोल्स, राजेश कैन डू एन SIP इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड. He can choose a combination of large cap, mid cap, small cap, diversified and flexible funds to achieve his goals. And as his salary increases, he can keep on increasing his SIP amount for his long term goals. For his short term goal, जो उनका वेकेशन था, वो पैसा तो आइडियली डेट म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, वेरी सेफ. He cannot put idly that money into equity for the simple logic. वो अपनी वाइफ को ये नहीं कह सकता कि इस साल मार्केट अच्छा नहीं कर रही है तो हम वेकेशन पे नहीं जाएंगे. वो पैसा सेफ होना चाहिए. Remaining amount of money which is for his medium term goal, he can have a combination of SIP in equity and debt. Since it's medium term, he can have more of debt and little bit of equity into his portfolio for his goals which are 5 to 7 years down the line. So अब देखिए राजेश ने किस तरीके से अपना गोल्स डिफाइन किए और गोल्स के हिसाब से ही चोज अ राइट इंस्ट्रूमेंट टू अचीव हिज फाइनेंशियल गोल्स. अब राजेश कॉर्पस बिल्ड कर रहा है, उसकी उम्र अभी 40 साल की है. ही इज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ
इवन इसकी वाइफ काफी अच्छा कर रही है जॉब में, दे बोथ आर डूइंग डिसेंटली वेल। अभी राजेश इज इन अ फेज जहां पे कॉर्पस ठीक ठाक बन गया है एंड नाउ ही वांट्स टू हैव अ राइट एसेट एलोकेशन एंड अगेन ही इज डिफाइनिंग हिज गोल्स। राजेश के गोल्स अभी भी सेम है, बट राजेश ने पहले सोचा था कि मुझे रिटायर 60 साल की उम्र में करना है। अब राजेश को लगता है कि मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना, मुझे अपना खुद का एक बिजनेस, एक व्यापार शुरू करना है। सो राजेश अपने गोल्स को फिर रिविजिट करता है। राजेश 40 years old and he is now very happy with the idea of financial planning and goal based investing because अभी तक उन्हें बहुत सक्सेस मिली है। लाइफ में जब सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, अपने पोर्टफोलियो को वापस रिविजिट करना चाहिए, अपने एसेट एलोकेशन को फिर रिविजिट करना चाहिए। राजेश अभी इस स्टेज में है, वो अपनी जॉब छोड़ना चाहता है और खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। उनकी वाइफ अभी भी अर्न कर रही है एंड शी इज डूइंग डिसेंटली वेल। उनकी बेटी आज 8-9 साल की है और वो अपने बेटी के लिए सेव कर रहा है। गोल्स अभी भी सेम है। लॉन्ग टर्म गोल अपनी रिटायरमेंट के लिए उसको कॉर्पस बिल्ड करना है एंड फॉर हिज डॉटर्स हायर एजुकेशन। मीडियम टर्म गोल, एज ऑफ नाउ ही डजंट हैव एनी मीडियम टर्म गोल। Short term goal is he wants to go for a vacation every year with his family. Now, based on the current circumstances, since Rajesh has left his job, he wants to have a right asset allocation based on his risk. Because अभी आप लाइफ में बिजनेस में रिस्क ले रहे हो. So Rajesh wants to have an asset allocation based on the current circumstances. He likes to have around 50% of his portfolio into equity and equity mutual fund. He has kept around 30% of his portfolio into debt instruments, which will provide safety in the portfolio. 10% of his portfolio he has kept in gold, digital, sovereign bonds, ETFs, gold mutual funds, a combination of that. And 10% he has kept in cash. Cash क्यों रखा हुआ है? सुख दुख के लिए, because he has started a business, he wants to keep 10% of his portfolio for uncertainty. That's how he has built his current portfolio. Now, one would ask, what is the criteria or what is the magic number? किस तरीके से पता किया जाए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो and what should be the right asset allocation? So let me give you certain ways to figure out how, what is your ability, कैसे पता चलेगी कि आपकी ability कितनी है रिस्क लेने की। Let's imagine आप young हो और बहुत साल हैं इन्वेस्ट करने के लिए, your ability is very high. But let's say you are around 50 years old और रिटायरमेंट के लिए बहुत कम साल बचे हैं, your ability comes down. सो आप रिस्क कम लेना चाहिए। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है, यू कैन टेक लॉट ऑफ रिस्क। अगर आपकी इनकम लो है, देन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम्स डाउन। इफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर आर मोर अर्निंग पीपल इन द फैमिली, यू कैन टेक मोर रिस्क। बट अगर आप ही हो घर पे कमाने वाले, देन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम्स डाउन। अगर आपके बिजनेस में या जॉब में बहुत रिस्क है, तो आप रिस्क अपने पोर्टफोलियो में आपको कम लेना चाहिए। पर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, जॉब भी अच्छी चल रही है, देन यू कैन पॉसिबली टेक मोर रिस्क। इफ यू हैव गॉट लाइबिलिटीज अपॉन यू, समझो आपका कार लोन है, पर्सनल लोन है या होम लोन चल रहा है। पर्सनल लोन हो तो सबसे पहले पर्सनल लोन को चुका देना चाहिए, पर अगर कार लोन है और हाउसिंग लोन है, देन आइडियली सिंस लाइबिलिटी है आपके ऊपर, तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाता है। बट लेट्स से यू आर डेट फ्री, कोई भी डेट नहीं है, देन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंक्रीजेस. So these are the circumstances based on which your ability to take risk is either high, moderate or low. Now I'll come to the second part which is called as willingness to take risk. हो सकता है एक इंसान की ability बहुत ज़्यादा हो but उसकी willingness ज़्यादा ना हो. Example, राजेश ने डिसाइड किया उसको 50% इक्विटी रखना है, मे बी अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से. हो सकता है कोई दूसरा पर्सन लाइक सुनील in the same circumstances might keep 60% equity because maybe उसकी willingness to take risk is slightly higher. वो कहता है मैं 60% इक्विटी के साथ मैं रिस्क झेल पाऊंगा, बट मे बी राजेश सोचता है कि मुझे सिर्फ 50% इक्विटी रखना है बिकॉज उतना ही रिस्क में ले सकता हूं. विलिंगनेस इज बेसिकली योर ओन बिहेवियर, कितना आप सेंसिटिव हो लॉस को लेके. कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो आइडियली उनको अपने पोर्टफोलियो में कम रिस्क लेना चाहिए. कुछ लोग मॉडरेट होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं. तो अपने सर्कमस्टांसेस को भी देखिए जो आपकी एबिलिटी बताता है और अपनी पर्सनल बिहेवियर को भी देखिए और उन दोनों को देखकर अपना पोर्टफोलियो बनाइए. जब भी आप कंफ्यूज्ड हो एबिलिटी और विलिंगनेस में, जो सबसे लोअर हो उसको देखिए. एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आपकी शादी होने वाली है 1 साल के बाद और आपका व्यू है कि यहां से मार्केट डबल हो जाएगी.
बट आपकी एबिलिटी कहती है कि पैसा तो 1 साल के बाद चाहिए, एबिलिटी नहीं रिस्क लेने की, बट विलिंगनेस बहुत है। आप किसकी सुनोगे? एबिलिटी की सुनिए, बिकॉज एबिलिटी कहता है 1 साल, विलिंगनेस कहता है कि मैं रिस्क झेल लूंगा, विलिंगनेस की मत सुनिए। सो जब भी आप कंफ्यूज होते हैं तो जो एबिलिटी और विलिंगनेस के बीच में लोअर होता है उसको आप सुनिए। हो सकता है लेट्स से आप 30 इयर्स के हो, एबिलिटी ये कहता है कि बहुत सारा पैसा इक्विटी में डाल दो बिकॉज आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है, बट आप डरते हो इन जनरल। विलिंगनेस कहती है कि मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ मे बी 20-30% इक्विटी में डालना चाहता हूं। अपने विलिंगनेस को सुनिए, एबिलिटी को मत देखिए। जो एबिलिटी और विलिंगनेस में कम होगा उस पर ध्यान दीजिए। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज गोल बेस्ड प्लानिंग। Make a right asset allocation between equity, debt, gold, and cash to achieve your goal. Just to tell you what is asset allocation in a very simple terms, asset allocation is like magic. It's like cricket. Choke or chakke, 4s and 6 are like equity, 1s and 2s are like fixed income. It's like football. You require forwards to win a match, goal score करेंगे, but you also require defenders like fixed income to make sure कि सामने वाला गोल ना कर दे. Now, to give you an example, how a combination helps you in achieving your financial goals. कभी इक्विटी अच्छा करता है तो गोल्ड या फिक्स्ड इनकम अच्छा नहीं करता, कभी गोल्ड या फिक्स्ड इनकम बहुत अच्छा करता है, इक्विटी अच्छा नहीं करता। ओवरऑल योर पोर्टफोलियो डज वेरी वेल। एज एन एग्जांपल, 2000 to 2003 ये 3 साल इक्विटी ने अच्छा नहीं किया, बट फिक्स्ड इनकम ने काफी अच्छा किया। 2003 से लेकर 2008 तक इक्विटी ने बहुत अच्छा किया, बट फिक्स्ड इनकम और गोल्ड ने मॉडरेट किया। 2008 से लेकर 2014 6 years equity gave practically zero returns, but gold did phenomenally well, fixed income did very well, interest rates both high थे, overall your portfolio did very well. If you saw all the circumstances, कोई ना कोई asset class हमेशा अच्छा करता है, overall आपका portfolio अच्छा करता है. So decide your goals first and then make a right combination of equity, fixed income, gold and cash based on your goals and your risk appetite, और उसके साथ आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। आई होप विद द एग्जांपल्स ऑफ राजेश यू अंडरस्टूड द प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड गोल बेस्ड प्लानिंग। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.